नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी आने वाले दिनों की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। और ये सारे प्रश्न जो हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों से लिए गए हैं, तो इन पर किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और ये जो क्लास है ये बहुत ही आज की इम्पोर्टेंट होने वाली है, आज बहुत ही खास होने वाली है। और ये बिल्कुल काजू बादाम वाले प्रश्न आपके लिए हैं जो आपके रीड के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर से ज़रूर देखें और अपने सभी साथियों तक जो रीड की तैयारी करें उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। तो बिना किसी देरी किए अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ और सारे प्रश्नों को हम व्याख्या सहित जो है हल करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, तो पहला प्रश्न देखिए साथियों, और ये जो प्रश्न है ये सारे कक्षा 11 की पुस्तक से हमने लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो जब हम देखेंगे तो उसमें हम कक्षा 12 की पुस्तकों से प्रश्न लेंगे। तो आज की जो वीडियो है ये कक्षा 11 की पुस्तक से सारे प्रश्न लिए गए हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति रिक्त स्थान शब्दों से हुई है। तो मनोविज्ञान शब्द की तो जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ऑप्शन आपके सामने है, ग्रीक, लैटिन, हिंदी या अंग्रेजी। तो मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ये सही आंसर होगा इसका ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना रिक्त स्थान में की। तो विलियम वुंट ने जो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला डाली थी वो कहाँ डाली थी और कब डाली थी? तो ऑप्शन आपके सामने है, कॉर्नेल विश्वविद्यालय 1992, हार्वर्ड विश्वविद्यालय 1892 और नेक्स्ट ऑप्शन है, तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने है लिप्जिंग विश्वविद्यालय 1879 और ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो साथियों, मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला डाली गई थी वो विलियम वुंट के द्वारा डाली गई थी और कब डाली गई थी? 1879 में। कहाँ डाली गई थी? तो जर्मनी के एक शहर है लिप्जिंग शहर, और कौन से विश्वविद्यालय में? लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। तो ये याद रखें, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका क्या होगा राइट आंसर, लिप्जिंग विश्वविद्यालय 1879 में। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइके शब्द का अर्थ है। तो साइके शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन आपके सामने विवेचना, अध्ययन, आत्मा और चेतना। तो साइके शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है आत्मा। तो आपने पढ़ा होगा साइकी प्लस लोगोस। तो साइके का अर्थ तो क्या होता है? आत्मा, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी ऑफ साइंस, यानी कि आत्मा का अध्ययन। तो ये आप सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मनोविज्ञान के लक्ष्य में नहीं आता। तो अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मनोविज्ञान के लक्ष्य में नहीं आता? ऑप्शन है मापन एवं वर्णन, व्याख्या, पूर्व अनुमान एवं नियंत्रण और ऑप्शन नंबर फोर्थ है परीक्षण। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से, रीड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन प्रश्नों पर आपको किसी तरह की कोई शंका नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये ऑथेंटिक पुस्तकों से लिए गए प्रश्न हैं। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर फोर्थ, परीक्षण जो है मनोविज्ञान के लक्ष्य में नहीं आता, क्योंकि मनोविज्ञान का लक्ष्य जो है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और पशु व्यवहार का अध्ययन करता है। जो इसके कुछ लक्ष्य होते हैं तो वो 3 लक्ष्य होते हैं। मापन और वर्णन इसके अंतर्गत आता है, व्याख्या इसके अंतर्गत आती है, पूर्व अनुमान और नियंत्रण आता है, लेकिन परीक्षण जो इसके लक्ष्य में शामिल नहीं होता। तो सही क्या होगा? परीक्षण इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मनुष्य जन्म से ही स्वार्थता, आक्रमणशीलता जैसे गुण मौजूद होते हैं जो समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ऑप्शन आपके सामने हैं, रूसो, स्पेंसर, फ्रायड या जेबी वाटसन। तो मनुष्य जो है जन्म से स्वार्थता होता है, आक्रमणशीलता जैसे उसमें गुण मौजूद होते हैं। तो ये कथन ये जो परिभाषा दी है ये दी है रूसो, इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। तो यह ध्यान रखें, अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छे हैं और ये भी जो ऑप्शन लगा करके पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो मनोविज्ञान के जो इतिहास को साथियों 2 भागों में बांटा जा सकता है, पूर्व वैज्ञानिक काल और वैज्ञानिक काल। तो ये ध्यान रखें, प्री साइंटिफिक पीरियड और साइंटिफिक पीरियड। तो 2 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखना। कितने भागों में? 2 भागों में। तो मनोविज्ञान के इतिहास को 2 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावाद स्कूल की स्थापना किसने की? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावाद स्कूल की स्थापना किसने की? तो मनोविज्ञान में जिनको हम संप्रदाय के नाम से जानते हैं, संप्रदाय पढ़ते हैं, तो उनको स्कूलों की जो है संज्ञा दी जाती है। तो क्वेश्चन है कि संरचनावाद जो स्कूल है ये किसने शुरू की थी? तो ये जो इसका जो आंसर होगा वो होगा टिचनर ने, और टिचनर के गुरु का नाम क्या था?
तो वुंट, तो यानी कि विलियम वुंट के शिष्य थे कौन? विलियम वुंट के शिष्य कौन थे? टिचनर। तो टिचनर के द्वारा जो है ये संरचनावाद स्कूल की शुरुआत की गई थी। तो ये ध्यान रखें। कहाँ की गई थी? तो ये भी ध्यान रखें, अमेरिका में। कहाँ की गई थी? अमेरिका। कहाँ की गई थी? अमेरिका, ध्यान रखें। तो संरचनावाद स्कूल की स्थापना किसने की? टिचनर ने की। इनके गुरु का नाम क्या था? वुंट था। कहाँ की? अमेरिका में। अमेरिका में भी कहाँ पर की? कार्नेल विश्वविद्यालय में। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। कार्नेल विश्वविद्यालय में 1892 में। अब ये भी पूछा जा सकता है कि जो संरचनावाद जो ये संप्रदाय है यानी कि जो स्कूल है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसकी जो मूल विषय वस्तु है जो है चेतन अनुभूति यानी कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस की जो है इसमें क्या की जाती है? स्टडी की जाती है। तो ये ध्यान रखें। और टिचनर ने चेतना के 3 तत्व माने थे, 3 तत्व इन्होंने बताए थे। ये भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारे फैक्ट आप लिख लेना। तो टिचनर ने चेतना के 3 तत्व माने थे, कौन कौन से? संवेदन यानी कि सेंसन, भाव या अनुराग, प्रतिमा या फिर प्रतिबिंब। तो ये ध्यान रखें। तो संरचनावाद स्कूल की स्थापना किसने की? टिचनर ने। इनके गुरु का नाम क्या था? विलियम वुंट। और कौन से विश्वविद्यालय में? कॉर्नेल विश्वविद्यालय में, 1892 में, अमेरिका में। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक की रचना किसने की? तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक है ये लिखी गई थी विलियम जेम्स के द्वारा। तो ये ध्यान रखें, किसके द्वारा? विलियम जेम्स के द्वारा। तो ये ध्यान रखें, विलियम जेम्स ही वो पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया था। इसीलिए इनको, विलियम जेम्स को, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो विलियम जेम्स को। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगमंड फ्रायड ने किस स्कूल को स्थापित किया? ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो सिगमंड फ्रायड ने जो है मनोविश्लेषण वाद से जो है स्कूल की स्थापना की। तो सही आंसर क्या होगा? मनोविश्लेषण। तो ये ध्यान रखें, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना की गई थी 1924 यानी 1924 में की गई थी। ध्यान रखें। देखिए एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किनसे होता है? तो आनुवांशिकता से तात्पर्य किनसे होता है? और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और ऑप्शन आपके सामने हैं शुक्राणु तथा अंडाणु, गुणसूत्र तथा जीन्स, सूत्रीय विभाजन तथा अर्धसूत्रण, डीएनए तथा आरएनए। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो शुक्राणु अंडाणु से होता है क्या? अनुवांशिकता पहले होती क्या है ये समझें आप। अनुवांशिकता का मतलब होता है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका रंग, रूप, आकार, उसकी बौद्धिक क्षमताएं, मानसिक संगठन जो है उसके माँ बाप से और उनके कुछ पूर्वजों से जो है मिलते जुलते होते हैं। तो यही क्या होती है? अनुवांशिकता होती है। तो ध्यान रखें, कारण होता है। तो शुक्राणु अंडाणु के कारण नहीं होता है, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के कारण नहीं होता, डीएनए आरोहण के कारण नहीं होता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गुणसूत्र और जीन्स जो है इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने सभी मित्रों तक जो रीट की तैयारी कर रहे हैं तो तक ये वीडियो आपको शेयर करनी है। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड द्वारा किया गया? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड ने किया? ऑप्शन है मनोसंज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत और मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा जो है कौन से सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया गया? तो सही आंसर होगा मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। अब ये जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है ये किसने दिया? तो संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सिद्धांत जो है ये दिया था जीन पियाजे ने। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है, ये भी ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत जो दिया गया था इरिक्सन के द्वारा। किसके द्वारा? इरिक्सन के द्वारा, ये ध्यान रखें, इरिक्सन के द्वारा मनोसामाजिक सिद्धांत दिया गया था। और नेक्स्ट है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि SR थ्योरी, ये ध्यान रखें, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, ये दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। तो ये अच्छे क्वेश्चन है और इनमें एक नहीं इसके साथ 4 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन आपके सामने है सिगमंड फ्रायड, एरिक एरिक्सन, ई.बी. हार्लॉक, इनमें से कोई नहीं। तो मनोसामाजिक सिद्धांत जो है ये हमने पढ़ लिया था, जान लिया था, ये किसके द्वारा दिया गया था, एरिक एरिक्सन के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरह से क्वेश्चन आपसे जो है रीट में पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विकास से आप क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो विकास क्या होता है, तो विकास का तात्पर्य होता है परिपक्वता की ओर ले जाना। और विकास जो है गर्भावस्था से लेकर यानी कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलता है, ये आप सभी ने पढ़ा होगा। तो विकास जो है ये क्या है, परिपक्वता की ओर ले जाता है। नेक्स्ट है, फ्रायड ने मन के कौन से स्तर बताए। ये भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑप्शन डाल करके क्वेश्चन बन जाएंगे, तो ये भी हमें मालूम होने चाहिए। तो फ्रायड ने जो मन के 3 स्तर बताए थे, कौन से, चेतन, पूर्व चेतन और अचेतन। तो ये ध्यान रखें, कौन कौन से, चेतन, पूर्व चेतन या अचेतन। तो ये ध्यान रखें, मन का जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्तर होता है साथियों, वो होता है अचेतन। क्या होता है, अचेतन। तो ये भी ध्यान रखें आप, ये सारे फैक्ट जो हैं अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन, जीवन मनोवृत्ति की ऊर्जा को क्या कहते हैं। इसको स्टार लगा लीजिए आप, इसको ध्यान रखना, जीवन मनोवृत्ति की ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो जीवन मनोवृत्ति की जो ऊर्जा है उसको कहते हैं लिबिडो। क्या कहते हैं, लिबिडो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लिबिडो यानी कि काम वासना। तो ये ध्यान रखें, जीवन मनोवृत्ति की ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो लिबिडो कहते हैं। और यह जो ऊर्जा है ये लैंगिकीय संतुष्टि से संतुष्ट होती है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, रक्षात्मक युक्तियों से लिया गया है। दमन क्या है, तो दमन क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दमन करते हुए समायोजन करता है तो दमन कहलाता है। दमन का मतलब होता है एक तरह से दबाना। हमारे अंदर कोई इच्छा जागृत हो रही है लेकिन हम उस इच्छा को क्या करते हैं, दबा लेते हैं, तो यही दमन होता है। जैसे बहुत सारी महिलाएं जो हैं ये गालियों को अपने अंदर दमन कर लेती हैं। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप किसी को चाहते हैं या आप किसी से प्यार करते हैं और वो प्यार आपका जो है विवाह में तब्दील नहीं हो पाता, तो आप उस बात को क्या करते हैं, अपने अचेतन मन में ले जाते हैं और दमन कर लेते हैं। तो यही क्या होता है, दमन होता है। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सी बाह्य ज्ञानेंद्रिय नहीं है। तो बाह्य ज्ञानेंद्रियां नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने, नाक, त्वचा, कान या गति संवेदी। तो कान, त्वचा और नाक ये हमारे क्या है, बाह्य ज्ञानेंद्रिया है। लेकिन गति संवेदी जो है ये क्या है, ये आंतरिक ज्ञानेंद्रिय है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन है कोहलर, कोपका, वाटसन और वर्दीमार। तो कोहलर, कोपका, वाटसन, कोहलर, कोपका और वर्दीमार जो ये तो है, ये क्या है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक है। लेकिन वाटसन जो ये क्या है, व्यवहारवाद से संबंधित है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, वाटसन। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के संवेदी ग्राहकों द्वारा प्राप्त प्रारंभिक सूचना कहलाती है। तो शरीर के संवेदी ग्राहक जो जिनसे हमें सूचना प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और आंसर इसका ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण, संवेदना, संज्ञान या अनुकूलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संवेदना कहलाती है। तो ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट है, उद्दीपक में जो लुप्त अंश होता है उसे हम प्रत्यक्षीकरण में व्यक्ति स्वयं भर लेता है। ये प्रत्यक्षात्मक संगठन का कौन सा नियम है। फिर से सुनिए क्वेश्चन, उद्दीपक में जो लुप्त अंश होता है उसे हम प्रत्यक्षीकरण में व्यक्ति स्वयं भर लेता है। यह प्रत्यक्षणात्मक संगठन का कौन सा नियम है। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे भी ध्यान रखें। और ऑप्शन आपके सामने है। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पूर्ति। क्या होगा, पूर्ति, ऑप्शन नंबर 3। तो उद्दीपक में जो लुप्त अंश होता है उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, तो ये पूर्ति होता है। तो ये अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे रीट में पूछे जाएंगे। परीक्षाएं बहुत नज़दीक है, समय बहुत कम है, इसलिए रिवीजन के लिए सबसे अच्छी ये वीडियो हो सकती है। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिगम सिद्धांत में उद्दीपक के बीच साहचर्य होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। विशेष उद्दीपक के बीच साहचर्य। ऑप्शन है प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन और अव्यक्त अधिगम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप इसको 5 सेकंड सोचिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
तो देखिए उद्दीपक उद्दीपक के बीच जो साहचर्य होता है वो होता है प्राचीन अनुबंधन में, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए। बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए, यह उक्ति अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन और अव्यक्त अधिगम। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा प्रेक्षणात्मक अधिगम, तो इसको ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये अच्छा क्वेश्चन है। अधिगम के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम निष्पादन से भिन्न होता है, अधिगम में व्यवहार में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन होता है, अधिगम वृद्धि एवं परिपक्वता के कारण होता है। तो देखिए साथियों, अधिगम जो है ये व्यवहार में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। अधिगम निष्पादन से भिन्न होता है, बिल्कुल होता है, सही है। अधिगम में व्यवहार में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। पूछा क्या है? असत्य, और तो ये अधिगम वृद्धि एवं परिपक्वता के कारण होता है, ये गलत है इसका। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट है बालक द्वारा प्रश्न का सफाई से तथा सही उत्तर लिखने पर अध्यापक प्रशंसा करता है। बालक द्वारा प्रश्न का सफाई से तथा सही उत्तर लिखने पर अध्यापक क्या करता है? प्रशंसा। इससे बालक के सफाई से तथा सही से उत्तर देने का व्यवहार बढ़ता है। बालक को हम प्रोत्साहन करेंगे तो वो क्या करेगा? सही कार्य करेगा। यह कौन से अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है इसके लिए क्या करता है? इस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगाइए और ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत है? कौन सा अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत है? ऑप्शन आपके सामने है प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन और अव्यक्त अधिगम। तो अव्यक्त अधिगम जो है साथियों ये किस पर आधारित है? संज्ञानात्मक सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों स्मृति पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है कोहलर, एबिंगहास, पावलोव और स्किनर। तो इसका सही आंसर होगा एबिंगहास जो है इसके द्वारा स्मृति पर सर्वप्रथम अध्ययन किया गया। तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृति कोई निष्क्रिय प्रक्रिया न होकर सक्रिय एवं रचनात्मक प्रक्रिया है, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी परिभाषा है। किसने कहा ये? स्मृति कोई निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, सक्रिय और रचनात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन है फ्रैंकट्रिक, बार्टलेट, एबिंगहॉस, एटकिंसन, शिफ्रिन और वर्दीमर। तो किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया था ऑप्शन नंबर 1 फ्रैंकट्रिक बार्टलेट द्वारा। तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृति की प्रक्रिया के तत्व में स्मृति की प्रक्रिया के तत्व निम्न में से नहीं है। तो ऑप्शन है कूट संकेतन, उत्पादन, भंडारण, पुनरुद्धार या पुनः प्राप्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों स्मृति की प्रक्रिया के तत्व में, तो उत्पादन जो है इसमें शामिल नहीं होता है। तो सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यकारी स्मृति की व्याख्या करने के लिए बहुतत्व मॉडल किसने बनाया? तो अच्छा क्वेश्चन है। कार्यकारी स्मृति की व्याख्या करने के लिए बहुतत्व मॉडल किसने बनाया? ऑप्शन है मिलर, विलियम जेम्स, बेडेल, क्रेक एवं लॉक हार्ट ने। तो किसने बनाया था बहुतत्व मॉडल? तो यह बनाया था बेडेल ने। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होता है? चिंतन का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चिंतन में कौन शामिल नहीं होता? भाषा, प्रतिमा, संप्रदाय या प्रतीक। तो अच्छा क्वेश्चन है और ये यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे 100% जो है पूछा जाएगा। तो चिंतन में कौन शामिल नहीं होता ये ध्यान रखें। तो भाषा जो है ये चिंतन में शामिल नहीं होती है। संप्रदाय, प्रतिमा और प्रतीक जो है चिंतन में शामिल होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वैली चिंतन में अभिव्यक्ति होती है। तो स्वैली चिंतन में अभिव्यक्ति किसकी होती है? ऑप्शन है अभिप्रेरणा की, भाषा की, काल्पनिक विचार तथा इच्छाओं की, वास्तविक स्थिति की। तो साथियों स्वैली चिंतन जो होता क्या है? तो स्वैली चिंतन जो है एक काल्पनिक विचार होता है।
तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। देखिए चिंतन दो प्रकार का होता है, स्वैली और यथार्थ। स्वैली चिंतन जो है ये तो काल्पनिक होता है और यथार्थ जो होता है वो वास्तविक चिंतन होता है। एक तीसरा चिंतन भी होता है आलोचनात्मक, जिसमें व्यक्ति जो है उसके गुण और दोषों का पता लगा करके चिंतन करता है। तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है? यथार्थवादी पूछा है। यथार्थवादी चिंतन जो है सर्वश्रेष्ठ प्रकार का चिंतन माना जाता है। तो इसमें पूछा है कि कौन इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन है अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, स्वैली चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। तो साथियों यथार्थ चिंतन अभी हमने पढ़ा था, यह वास्तविक चिंतन होता है। तो अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन में शामिल होता है, लेकिन स्वैली चिंतन जो है ये क्या होता है? काल्पनिक चिंतन होता है, तो इसमें शामिल नहीं होता। तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम प्रत्येक वस्तु को उसके गुण दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है। यह उदाहरण है। तो श्याम क्या करता है? जब कोई वस्तु खरीदने जाता है तो उसके गुण और दोषों का पहले पता लगाता है, उसके बाद ही यह वस्तु को क्या करता है? खरीदता है। तो ये उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने ये है। ऑप्शन है अपसारी चिंतन, जटिल चिंतन, स्वैली चिंतन या आलोचनात्मक चिंतन। तो साथियों ऐसा जो चिंतन होता है जिसमें गुण और दोषों का पता लगाने जाता है, तो ऐसा चिंतन को हम कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें आगे। नेक्स्ट है यदि राम से कहा जाए कि 10 में से 4 घटाने पर क्या उत्तर आएगा? राम इस समस्या को हल करने के लिए चिंतन का सहारा लेगा। राम से कहा कि 10 में से 4 घटाओ, तो ये कौन सा चिंतन करेगा? वो अब अपसारी चिंतन करेगा, अभिसारी, सृजनात्मक या आलोचनात्मक? तो ये जो चिंतन होगा साथियों ये होगा अपसारी चिंतन। कौन सा चिंतन होगा? अपसारी चिंतन। तो ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए आगे। साथियों कुछ ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इनमें भी ऑप्शन डाल करके या व्याख्यात्मक रूप से पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन है चिंतन क्या है? तो चिंतन होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चिंतन क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। मनोविज्ञान की भाषा में सोचने, समझने व विचारने को क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। तो किसको कहते हैं? सोचने, समझने और विचारने को। तो ध्यान रखें। और ये एक मानसिक प्रक्रिया है। तो चिंतन क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है चिंतन के प्रकार। तो चिंतन अभी हमने जाना था, चिंतन के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वैली और यथार्थ। तो ध्यान रखें स्वैली और यथार्थ 2 प्रकार के चिंतन होते हैं। नेक्स्ट है समस्या समाधान की विधियों के नाम बताइए। तो समस्या समाधान की जो विधियाँ हैं वो है, तो समस्या समाधान विधियों की जो विधियां हैं 2 प्रकार की होती है। एक तो यादृच्छिक अन्वेषण विधि और स्वतः शोध अन्वेषण विधि। तो ध्यान रखें। नेक्स्ट है भाषा की संरचना एवं तथा नियमों को निर्धारण करने वाले मुख्य तत्व कौन से हैं? तो भाषा की संरचना एवं नियम को निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं वो 4 तत्व होते हैं। ध्यान रखें। यानी कि भाषा की जो संरचना होती है वो किस किस से मिलकर होती है? तो ध्यान रखें भाषा की संरचना किस किस से मिलकर होती है? सबसे पहले ध्वनि। तो ध्यान रखें ध्वनि के बाद में शब्द बनता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है रूप, उसके बाद में वाक्य और अर्थ। तो ये ध्यान रखें 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? ध्वनिग्राम, रूपग्राम, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर से ध्यान रखें भाषा की संरचना और नियम को निर्धारित करने वाले तत्व जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से? ध्वनिग्राम, रूपग्राम, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान। इस तरह से आप याद रखें। नेक्स्ट देखें अब आगे। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा का मोटिवेशन शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? तो मोटिवेशन शब्द जो है किस लैटिन शब्द से बना है? ऑप्शन आपके सामने है मूवेरे, मूव, मोटिव या मूवर्स। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा मूवेरे। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है। तो अभिप्रेरणा का मूल तत्व क्या नहीं, कौन सा नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने आवश्यकता, प्रणोद, उपलब्धि या प्रोत्साहन। तो देखिए साथियों अभिप्रेरणा का जो मूल तत्व है उसमें 3 तत्व शामिल होते हैं। आवश्यकता शामिल होती है, प्रणोद होता है, प्रोत्साहन होता है, लेकिन उपलब्धि जो है इसमें शामिल नहीं होती। तो ध्यान रखें। इसको हम एक सूत्र में भी बांधते हैं NDI, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन, नीड यानी चालक या प्रणोद, और नीड यानी आवश्यकता। तो ड्राइव मीन्स क्या होता है? प्रणोद या चालक। ध्यान रखें। तो कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग शब्द का अंग्रेजी रूपांतर इमोशन है। संवेग शब्द है, इसका अंग्रेजी रूपांतर क्या है? इमोशन। जो लैटिन के किस शब्द से बना है? तो लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है इमोशन? इमोस्केशन, इमोवेयर, इमोवर्स, इमोवेरेशन। तो ये ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा होगा?
तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इमोवेरे शब्द से इमोशंस बना है। तो ध्यान रखें, पूछा जा सकता है इमोशन किस भाषा का शब्द है। इमोशन अंग्रेजी का है, लेकिन इमोशन किस भाषा के शब्द बना है, तो इमोवेरे से। और ये किस भाषा का, इमोवेरे लैटिन भाषा का, ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए बड़ा शानदार है। व्यक्ति भालू या शेर को देखता है और भाग जाता है। व्यक्ति क्या करता है, भालू और शेर को देखता है, भाग जाता है, इसलिए डर जाता है। यह कथन निम्न में से किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है। तो यह जो सिद्धांत है ये कौन से सिद्धांत है। ऑप्शन आपके सामने है, कैनन बर्ड सिद्धांत, जेम्स लांजे सिद्धांत, एक्टर सिंगर सिद्धांत और संज्ञानात्मक मूल्यांकन। तो ध्यान रखें। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जेम्स लांजे सिद्धांत। तो फिर से क्वेश्चन बहुत अच्छा है। व्यक्ति भालू या शेर को देखकर भागता है और डर जाता है, यह कथन किसके द्वारा किया गया। तो यह सिद्धांत जो है जेम्स लांजे सिद्धांत द्वारा दिया गया। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, पॉलीग्राफ उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो पॉलीग्राफ उपकरण का प्रयोग कहाँ किया जाता है। बुद्धि की पहचान हेतु, अभिक्षमता की पहचान हेतु, अभिवृत्ति की पहचान हेतु या झूठ की पहचान हेतु। तो इस पॉलीग्राफ उपकरण का जो प्रयोग किया जाता है तो झूठ की पहचान इसके द्वारा की जाती है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी है। मस्तिष्क का जो कौन सा भाग है इनमें से जो सकारात्मक संवेगों को लिए माना जाना जाता है। तो क्या आंसर होगा। ऑप्शन है दायां गोलार्ध, लिम्बिक तंत्र, बायां गोलार्ध या लघु मस्तिष्क। तो सही आंसर होगा इसका बायां गोलार्ध। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भोजन करना, पानी पीना, सोना, तापमान नियमन और काम उत्तेजना आदि क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है। तो भोजन करना, पानी पीना, सोना, तापमान, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन है सेतु, अनुमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं ये इन पर कंट्रोल कौन रखता है। तो हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क में कपालीय तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो मनुष्य के मस्तिष्क में कपालीय तंत्रिकाएं जो होते हैं इनके कितने जोड़े पाए जाते हैं। ऑप्शन है 6, 10, 12 और 31। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 12। तो 12 जोड़े जो है पाए जाते हैं। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 के 11 के पुस्तक में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने व्याख्या सहित उनको हल किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कक्षा 12 की पुस्तक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।